अभी R1 का है। ज़िंदगी में इतना ऐसा नशा करना है मैंने कि पता ही ना हो क्लास कौन सी है। नहीं, ये नशा आई कैप वाला है। फेल होने के बाद ना बंदा इतने गम में मुब्तला होता है कि उसको टैक्स R1 टैक्स लग रहा होता है। जी जनाब, कैसे हैं आप लोग? डिटर्मिंड पास करने के लिए कि सिर्फ टाइम पास करने के लिए? पास करने के लिए। चलें, कितने पेपर देने इस दफ़ा? कौन कौन से? आपके कितने पेपर है? ठीक है, तो ऑन एवरेज हम 3 के ऊपर चल रहे हैं। अब जो 4 वाले बच्चे हैं बड़ा डर के बोले हैं कि जी 4 पेपर हैं। बड़ा ऑड सा लगा है इस अटेम्प्ट के। अभी जो ऑटम 2023 आई है ये उसके स्टैट हैं। मतलब आपको जो इतनी ऑड सी फीलिंग आई है उसमें अगर देखें तो वो बच्चे जिन्होंने कैफ ज़्यादा बंद करते हैं ज़रा, जिन्होंने कैफ क्वालिफाई किया वो कितने हैं? 17 फॉर्म में मिलती वो अलग चीज़ है। 4 पेपर कितने बच्चों ने पास किए? तो इसका मतलब डूएबल है। होते ना अगर कोई 10 बच्चों ने पास किया होता, 7 बच्चों ने पास किया होता या 21-22 बच्चे होते तो ये प्रोबेबिलिटी मानी जानी थी बड़ी ओड सी प्रोबेबिलिटी है, पास नहीं हो सकता ये। 3 कितने बच्चों ने पास की है? 1277 बच्चों ने 3 पास की है। क्या आप ये बिलीव करते हैं कि 3 पेपरों का मतलब वही है कि इन्होंने पेपर भी 3 ही दिए होंगे? पॉसिबिलिटी है ना, 3 या 4 पेपर दे के इन्होंने कितने पेपर पास किए हैं? 3 पेपर पास किए हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अब वो फैक्टर नहीं है कि जी 3 पेपर डूएबल नहीं है, 4 पेपर डूएबल नहीं है, ये वो डू फैक्टर नहीं है। सी फैप में ऐसे वैशी बच्चे आ गए हैं, वहाँ पे 5-5 पेपर निकाल रहे हैं एक अटैम्प्ट में सी फैप के। वो देख कर तो मुझे कॉम्प्लेक्स होना शुरू हो गया, यार मैं नालायक आदमी हूँ। तो ये अब एक डूएबल अप्रोच है। लाइक मैं तो अगर कहता है मेरा एक पेपर है उसको मैं निकाल देना था कि भाई क्या कर रहा ज़िंदगी में। ये वन ऑफ द बेस्ट अटैम्प्ट है जो आपकी ये वाली बन रही है स्प्रिंग 2024 की। इसमें सबसे ज़्यादा टाइम है आप लोगों के पास पढ़ने के लिए। तो 3 पेपर या 4 पेपर डूएबल है और ये हो सकते हैं, इवन हुए भी हैं। जस्ट टू मेक श्योर मैं आपको भी दिखाता हूँ अपने स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट जो मैंने कंपाइल किया है। आई गेस अच्छी खासी तादाद में बच्चे मुझे मिले हैं जिनके मैंने 4 पेपर देखे हैं, पास हुए हैं और वेरीफाई किए हैं रिज़ल्ट के साथ। अगर मेरे पास पड़ा हुआ है, अगर वाईफाई आ रहा हो यहाँ पर तो मैं आपको भी शो करता हूँ। मतलब 4 वाले और 3 वाले लास्ट सेशन के रिज़ल्ट में ज़्यादा बच्चे मुझे मिले हैं एज़ कम्पेयर टू 2 वाले। और जिसमें से 2 पेपर वही हैं जिसमें मैं ऑलमोस्ट डील कर रहा होता हूँ। अगर ये लिंक ओपन हो गया तो देखता हूँ। हो जा हो जा हो जा। तब तक लिंक ओपन होता है, हो गया। हम आगे चलते हैं। तो इसका मतलब 4 पेपर या 3 पेपर जो है ये डूएबल है और एक काफ़ी डूएबल अप्रोच में आप इसे क्या कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले ना अपनी स्ट्रेटजी, अभी आप लोग अगर पेपर फेल हो गए, आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपने आप को देखना पड़ेगा कि हम 3 पेपर या 4 पेपर किस तरह से पास कर सकते हैं। और अगर आपकी फ़र्स्ट अटैम्प्ट है तो आपने इसको देखना पड़ेगा कि अगर हम ये अप्रोच पे चलते हैं तो हमारे पेपर पास हो सकते हैं। अभी हम एक टाइम ड्रॉ करते हैं 4 पेपर्स के पर्सपेक्टिव पे, आप उसको अपने मुताबिक 3 या 2 पे कर सकते हैं। सारे फुल टाइम स्टूडेंट हैं? सारे फुल टाइम स्टूडेंट्स हैं ना? कोई ऐसा जो जॉब होल्डर हो? घर के काम करना इज़ नॉट अ जॉब। दही लेके आना, सफाई करना, ये जॉब नहीं है। ब्रेकफास्ट बनाना ये जॉब नहीं होती, ये पार्ट ऑफ लाइफ है। कोई जॉब होल्डर तो नहीं है, इसका मतलब फुल टाइम वेले निकम्मे हैं घर। ठीक है, अब देखें हम बात करते हैं सबसे पहले न्यूमेरिकल सब्जेक्ट की, जिसमें आपके पास 3 सब्जेक्ट आते हैं। हम चूंकि अभी बैठे हैं, हमारी मोस्टली ऑडियंस है FAR1 और CMA वाली। इसमें क्लास टाइम नॉर्मली 1.5 घंटे की है।
जो क्लास की ड्यूरेशन होगी। उसके बाद हम आते हैं थ्योरेटिकल सब्जेक्ट के ऊपर। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में नॉर्मली हमारे पास अवाम है बिजनेस लॉ की और कंपनी लॉ की। इसकी जो क्लास की ड्यूरेशन है वो कितने की है? 1 घंटे 15 मिनट की है। कभी आए हैं इतने टाइम पे आप जी साहब? 1 घंटे 15 मिनट पे, 1:10 की या घंटे की होती है वो भी क्लास, ऐसे ही है। उसके बाद हम आते हैं एक यूनिक पेपर, 2 हैं लेकिन ऑडियंस वही है, जिसमें हम न्यूमेरिकल प्लस थ्योरेटिकल को डील कर रहे हैं, जिसमें टैक्स और MFA आता है और हम यहाँ पे टैक्स की बात कर रहे होते हैं। इसकी क्लास कितने घंटे की है ये भी कभी टाइम पे नहीं है, मुझे खुद पता है अल्हम्दुलिल्लाह से। तो 3 सब्जेक्ट नॉर्मली बच्चों के यही हैं, R1 CMA, लॉ या ये टैक्स, यही उठा के बैठे हुए हैं। अब क्लास ड्यूरेशन का अगर आप सम करें, जो आपकी क्लासेस या वीडियोस या लेक्चर ड्यूरेशन कितनी बनती है ज़रा बताएं? 4 घंटे। आप इसको रेंज कर लें 4 से 4.5 घंटे की क्या बनती हैं आपकी क्लासेस बनती हैं। अब क्या क्लासेस तरह से पास हो जाता बंदा? हो गए तो यहाँ बैठे होते। इसका मतलब क्लासेस के अलावा भी हमें क्या करना पड़ेगा? टाइम देना पड़ेगा। और वो टाइम है सेल्फ स्टडी का, जिसको हम लोग सुन के आते हैं CA पास नहीं होता, बहुत सारा पढ़ना होता है। अगर हम सेल्फ स्टडी की बात करें जो आपने पढ़ना है, अगर कोई न्यूमेरिकल पेपर है, चूँकि अभी हम R1 में है, हमारा मेन कंसर्न ही यही है, क्लास 1.5 घंटे की हुई है। अगर आप 1.5 घंटा सुकून से फोकस होकर पढ़ते हैं, आपको वही चीज़ करने के लिए जो चाहिए ना सेल्फ स्टडी, वो 1.5 घंटे से 1 घंटा 45 मिनट। 1 घंटा 45 मिनट उन बच्चों को जिनको बेसिक्स नहीं आती, जिन्हें कुछ नहीं पता, जो अभी स्ट्रगलिंग दौर में है, वो क्या है 1 घंटा 45 मिनट सेल्फ स्टडी के ऊपर, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन जो मिलेगा। थ्योरेटिकल में आती हैं 1 घंटा 15 मिनट। अगर आप लॉ पढ़ रहे हैं, अगर आब्दी साहब ने कभी आपको लॉ करवाया है, घर में जाके उसी चैप्टर को रिवाइज करने में उसी लेक्चर को कितना टाइम लगता है? 40 मिनट। मैं फिर भी नालायक समझते हुए कर लेता हूँ 1 घंटा 15 मिनट। ठीक है, टैक्स वगैरह आ गया, इसके ऊपर भी हम लगा लेते हैं 1.5 घंटा। तो मैक्सिमम हमारा ड्यूरेशन कितना बनता है? रेंज पे चलते हैं, 1:30 और ये हो गया 1 2 3 4 4.5, 4.5 से 5 घंटे हम इसकी भी रेंज बना लेते हैं। तो आपके पास अगर ये सब्जेक्ट है 3 सब्जेक्ट या 4 सब्जेक्ट, तो प्रॉपर ना एक कैलकुलेटेड वे में अगर आपके पास 24 आवर्स हैं, तो 24 आवर्स में से कितने चाहिए आपको डेडिकेटेडली पढ़ने के लिए? 9.5 घंटे। क्या आपके पास अपनी लाइफ में 9.5 घंटे भी नहीं है? दिस इज़ द वेरी लाइक एक बड़ा वो सवाल है सीरियस, कि आप लोगों के पास अपनी लाइफ में अपने स्टडी के लिए 9.5 घंटे भी नहीं है। तो फिर पास क्यों हुए? फर्स्ट टाइम तो अच्छा, ये मैं रिपीटर के लिए कह रहा हूँ। अगर रिपीटर है तो इसका तो टाइम ड्यूरेशन हाफ करो ना। फिर जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है बच्चा, ये उसके लिए किए हैं, रिपीटर्स के लिए तो हाफ होना चाहिए। द फैक्ट इज़ डैट कि हम लोग अभी अगर फेलियर्स को फेस करके आए हैं, अगर आप अपनी फेलियर्स के रीजंस को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें, उसमें सबसे बड़ा रीज़न था कि हम लोगों ने लास्ट सेशन में जहाँ पेपर दिया है मैनेज नहीं थे, डिसऑर्गेनाइज थे। पढ़ने का ही पता था, जब दिल किया टैक्स पढ़ लिया, जब दिल किया R1 कर लिया, जब दिल किया लॉ किया, कुछ नहीं पता कितना करना कितना नहीं करना। लॉ करने बैठे हैं, मज़ा आ रहा, करते जा रहे हैं, ये नहीं सोच रहे कि भाई उसकी वजह से आपके 2 सब्जेक्ट रह गए हैं। अगर कॉस्ट करने बैठे हैं तो करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं, जब सुबह हुई उसका कॉस्ट है, फिर छुट्टियां कर रहे हैं। एक डिसऑर्गेनाइज वे में किया है। अगर आप प्लान्ड वे में होकर चले तो आपके पेपर जो हैं वो पास हो सकते हैं। तो ये एक मैक्सिमम, ये 3 पेपर के लिए हैं, इसमें अगर आप 2.5 घंटे और ऐड कर लें तो वो 4 पेपर्स के लिए इक्वेशन बनती है अगर आप पास करना चाहते हैं। अब मोस्टली अब मैंने जिनसे वो 4 पेपर हैं उसके मोस्टली 2 पेपर तो रिपीट पे ही हैं, 1 पेपर रिपीट पे, तो एफर्ट्स तो कम है आपकी, वो चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। यार 1 मिनट नहीं आ रहा यहाँ पे, आप लोगों की किस्मत नहीं है कि मैं आप लोगों को रिजल्ट दिखा पाऊँ कि 4 पेपर कितने कितने बच्चों के पास हुए, क्या कह सकते हैं। एनीवेज,
तो फैक्ट इज़ डैट कि सबसे पहले आपको ये बिलीव करना पड़ेगा कि आपके पेपर जो हैं ये पास हो सकते हैं। सबसे पहले आपको ये यकीन करना पड़ेगा कि आपके पेपर जो हैं, यार चल लैपटॉप में मसला है, थैंक यू। इस रूम में नेट नहीं आता? सुबह तो आ रहा था, सुबह तो मैं इतनी अच्छी कहानी करा रहा था बच्चों को, टैक्स वाले बच्चों को बड़ी अच्छी कहानी मैंने कराई थी। तो यहाँ पे अगर आपको प्लान करना है तो सबसे पहले आपको यकीन करना पड़ेगा कि आपकी जो भी अप्रोच है वो डूएबल तो है और ये हो सकती है। द थिंग इज़ डैट कि आपने प्लान्ड होके चलना है। अब अभी से प्लान होके चलते हैं, अभी भी आपके पास 4 महीने मौजूद हैं। नवंबर तकरीबन पूरा पड़ा हुआ है, दिसंबर है, जनवरी है, फरवरी है, तो 4 महीने में 4 पेपर। ये नहीं कि हर महीने में पेपर करना है, एक साथ साथ आपके पेपर डूएबल भी हैं, पॉसिबल भी हैं, जो क्या करने पड़ेंगे, आपको कैरी करने पड़ेंगे, आपको लेके चलने पड़ेंगे। ये सेशन वैसे ही बड़ा अच्छा है, इस सेशन में छुट्टियाँ कोई नहीं है, कोई ईद नहीं है, कोई रोज़े नहीं है, कोई शबरात नहीं है, अनलेस आप लोगों की शादियाँ आ जाएँ घर में, कोई इवेंट्स आ जाए, कोई फौतगी हो जाए, वो हो सकती हैं, अदरवाइज़ ये ऑफिशियल हॉलीडेज़ वगैरह डिक्लेयर नहीं है। और दूसरा, वैसे भी पढ़ने के लिए बहुत लंबा सेशन है ये, 5 बजे मगरिब हो जाती है, आप लोग घर चले जाओगे, वो जो आपने रील्स देखनी है उस पर आप सवाल कर लेना। तो टाइम पढ़ने के लिए भी क्या है आपके पास बहुत ज़्यादा है। अगर आप इसको प्लान करना चाहते हैं, आप इसको प्लान करें। आपके पेपर्स 3 हैं या 4 हैं, वो बड़े इजीली क्या हो सकते हैं, निकल सकते हैं, बहुत इजीली निकल सकते हैं। सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा अपने आप को प्लान करना पड़ेगा, आपको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा कि किस तरह से होगा और किस तरह से हम लेके चल रहे होंगे। टू बी वेरी ऑनेस्ट जो है ना, R1 को ना एक बहुत बड़ा हम लोगों ने ना डर बनाया हुआ है। मैं कहूँ ना, R1 आसान पेपर कहेंगे, बकवास कर रहे हैं, वैसे रिजल्ट भी गंदा ही आया है लेकिन R1 का पेपर लिटरली बताऊँ, R1 का पेपर अगर आप तरीके से करना चाहो ना, पहली अटैम्प्ट में पेपर जो है ये पास हो सकता है। लेकिन हम बड़े डिसऑर्गेनाइज्ड वे में R1 को पढ़ रहे होते हैं। अभी पूछूं आपके माइंड से, फर्स्ट अटैम्प्ट किसकी है R1 की? आपकी फर्स्ट अटैम्प्ट है, आपकी फर्स्ट अटैम्प्ट है, आपकी भी है। आपको क्या लोगों ने डराया हुआ इस पेपर के बारे में? आपको लोगों ने गाइड किया होगा इस पेपर के बारे में? क्या गाइड किया होगा बताएं ज़रा, क्या कहा? R2 हो जाती, R1 नहीं होती, मुश्किल है। और क्या बताया होगा? काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। और जिनकी फेल हुई है उनको भी माइंड में क्या होगा, मुश्किल बहुत है, पेपर फेल हो गया। अभी मेरे पास ना एक रिज़ल्ट है, अभी ऑन नहीं हो रहा, आप देखिएगा। उसके 4 पेपर हैं, 3 पेपर पास हुए हैं, टैक्स, बिजनेस लॉ, CM में, उसके R1 में 12 नंबर है। 3 पेपर 4 दिए हैं उसने, रिजल्ट उसका पूरा पड़ा है मेरे पास सीरियल नंबर 7, अभी ऑन नहीं हो रहा वरना मैं दिखाता। 3 पास हैं, R1 में 12 नंबर है। R1 का पेपर मुश्किल नहीं है सबसे पहले तो आपको इस चीज़ को ऊपर यकीन करना पड़ेगा, ये एक डूएबल पेपर है। सिर्फ आपको इसमें इनिशियल जो है थोड़ी सी वो क्या करनी पड़ती है, कंसिस्टेंसी डेवलप करनी पड़ती है। R1 को मुश्किल इसलिए लोग पोर्ट्रे कर रहे होते हैं, द फैक्ट, कैमरा ऑन है जाने दो, कुछ नहीं होता। फैक्ट ये है कि बिकॉज R1 में एक चैप्टर ऐसा है जिसको हम एक्सटेंड कर करके ना बच्चे को डरा रहे होते हैं, डैट इज़ IS 16 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। उसमें से सिर्फ 20 नंबर का पेपर आता है, एक चैप्टर 20 नंबर का। आप कहीं भी जाके देख लें, R1 के लेक्चर्स अगर टोटल 120 है ना, उसमें से जो PPE है वो केवल 40 पे खड़ा होगा, ऐसे ही है। और बाकी जो 70 नंबर 80 नंबर होते हैं वो फिर हम कर रहे होते हैं 1-1.5 माह में। और बच्चे को भी हमने एक रैट रेस में लगा के रखा हुआ है कि PPE के सवाल करोगे पास होगे, PPE के सवाल करोगे पास होगे। भाई PPE के अलावा पूरा सिलेबस पड़ा हुआ है जो आपको पास पेपर करवा सकता है। अभी हम जाके बात करेंगे हमारा सिलेबस है क्या, किस तरह से हमने लेके चलना है। अगर आपकी बेशक ये फर्स्ट अटैम्प्ट है, आपकी बेशक ये सेकेंड अटैम्प्ट है, या आपने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग नहीं भी पढ़ी हुई, तब भी आपका ये पेपर जो है ये बहुत ईजी वे में पास हो सकता है। आज डेट क्या है? 6 नवंबर। हमारा आज बैच शुरू हो रहा है। देयर इज़ नो रिकॉर्डिंग्स, कोई प्रीवियस लेक्चर, कुछ भी नहीं है। मैंने इसलिए कंफर्म किया आज कि किस किस की फर्स्ट अटैम्प्ट है, कौन कौन रिपीट के ऊपर है, किसने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग नहीं पढ़ी हुई। बिकॉज जब कल की क्लास हो रही होगी ना, और एग्जैक्ट ऑन दिस वीकेंड, आप में से कोई बच्चा ये नहीं कह सकता कि जी मैं फर्स्ट अटैम्प्टर हूँ,
मैं रिपीटर हूँ या मैंने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग नहीं पढ़ी हुई, कंसेप्ट सारे क्या हो जाएंगे, एक लेवल पे आ रहे होंगे। तो हमारा ये डेडिकेटेड बैच है, पहली बात है। क्लासेस हमारी यहाँ पे फिजिकल हो रही हैं कैंपस में। आपको एट द एंड इस दफ़ा R1 का क्रैश कोर्स भी ऑफ़र किया जाएगा, जो गालिबन जाके हम फेब में प्लान करेंगे, जो 15 डेज़ की टोटल फुल फ्लेज कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन होगी। 3 घंटे इंटू 15 डेज़ हम प्लान करेंगे, जो एट द एंड ऑफ सेशन करेंगे। टाइम हमारा यही है, इसके मुताबिक हम सारा क्या कर रहे होंगे, लेके चल रहे होंगे। R1 के लिए आपने एक चीज़ जो है वो डेवलप करनी है। आप लोगों के पास सिर्फ एक किताब होनी चाहिए और एक कैलकुलेटर। वो किताब है ICAP का स्टडी टेक्स्ट। अगर आप में से किसी बच्चे का पेपर फेल हुआ है और उसने ICAP के स्टैंडर्ड्स लिए हुए थे, तो मुझे हमदर्दी है। रद्दी का क्या रेट है आजकल? 55 रुपये किलो के हिसाब से बिक सकती है, या आप उनको एज आ तकिए के तौर के ऊपर क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। बिकॉज लास्ट अटैम्प्ट तक ये ओपन बुक पेपर था और कभी उससे पेपर नहीं हुआ किसी का भी। तो अब ये उन्होंने कहा भाई ओपन बुक पेपर ही नहीं है, यहाँ से करो, खुद ही करो। जब उसने कह दिया ना पेपर ओपन बुक नहीं है, तो अब ICAP का स्टडी टेक्स्ट मोस्ट रेलिवेंट हो गया, मोस्ट रेलिवेंट है। आपके पास कोई आफ्टर मार्केट किताब कुछ नहीं होनी चाहिए। आपके पास सिर्फ क्या होना चाहिए, ICAP का स्टडी टेक्स्ट होना चाहिए, जिसके ऊपर आपने पूरा सेशन निकालना है, और एक रजिस्टर चाहिए। उससे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी हो तो पास्ट पेपर की बुक्स ले लीजिएगा। अदरवाइज़ इसके अलावा कोई चीज़ भी आपको नहीं चाहिए होगी जो हमने लेके चलनी है। जो सेशन है हमारा, इस सेशन में आपको हर चैप्टर के नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। नोट्स हम प्रोवाइड करेंगे आपको PDF में। किताब आपके पास होनी चाहिए। नोट्स में हर टॉपिक, हर लॉजिक जो है वो हम क्या करके बैठे होंगे, हम उसको एक्सप्लेन करके बैठे होंगे कि यार इस तरह चलना है। आई ट्राई कि हर टॉपिक की हर लॉजिकल एग्जांपल्स जो है वो आपको इस दफ़ा करवाऊँ मैं, इवन फ्रॉम ICAP बॉडी, इवन फ्रॉम जो इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं दूसरी, वहाँ से भी हम प्रैक्टिस कर रहे होंगे, ताकि आपके लॉजिक्स, आपके कंसेप्ट जो हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से हो रहे हों। आपको इस दफ़ा हर टॉपिक की, हर एक जो मेन टॉपिक्स है जिसमें मार्क्स आते हैं, उनके फॉर्मेट्स, उनके वर्किंग नोट्स पहले ही प्रोवाइड किए जाएंगे। और R1 में सबसे बड़ा मसला आता है, अगर आप पेपर दे के भी आए हों, फॉर्मेट्स में सवाल नहीं हुआ होगा, फॉर्मेट स्किप हो गया होगा, ऐसा है कि नहीं? तो वहाँ पे आपको करने के लिए अब आपको फॉर्मेट्स जो हैं वो भी सिखाने पड़ेंगे। अगर आपको R1 में फॉर्मेट्स आ जाते हैं जो स्टैंडर्ड्स ने दिए हुए हैं, आप वो क्या कर सकते हैं, आप उनको इजीली जो है वो लेके चल सकते हैं, आप उनको इजीली कैरी कर सकते हैं। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमारी मैनेज कर रही होती है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हमने लेके चलनी है। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग आपने नहीं पढ़ी हुई? आपने नहीं पढ़ी हुई। उसके अलावा कैसा बच्चा जिसको बेसिक कंसेप्ट नहीं आते? आपको भी नहीं आते? आपको नहीं आते? आपको आते हैं बेसिक कंसेप्ट, थोड़े बहुत आते हैं। अच्छा, सबको पता है एसेट क्या होता है? क्या होता है इसके बेनिफिट? एक्सपेंस क्या होता है? जो कर चुके होते हैं। आपकी CA एक्सपेंस है कि एसेट है? आपको लाइबिलिटी बनी हुई है। हर अटैम्प्ट में पेपर देते हैं, पास नहीं होते। घर वालों ने कह दिया भाई तुम तो हमारी एक वो संग कॉस्ट पैसे लगाई जा रहे हैं, रिटर्न नहीं आ रहा है ना। चले R1 के लिए अगर आप लोगों ने पहले कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ, तो बेसिकली आपको चंद एक चीज़ें जो हैं वो चाहिए होती हैं, जिसको हम कल ही डिस्कस कर रहे होंगे। आप लोगों को 2 वर्ड्स का पता है, डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है? ये सबको पता है ना? फिर शिकर हो जाएगा, फिर हो सकता है पास। डेबिट क्या होता है अब बताएं ज़रा। अब सारे कहेंगे वो क्या होता है, हमें खुद नहीं पता। जिसमें डेबिट का होता है, इसका मतलब अकाउंटिंग की हमने पूरी अगर जो लैंग्वेज पढ़नी है वो 2 लैंग्वेजेस हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। डेबिट इंक्रीज़ को शो कर रहा होगा एसेट और एक्सपेंस के, और क्रेडिट जो है वो लाइबिलिटीज़ और इनकम के इंक्रीज़ को शो कर रहा होगा। ये अगर 2 बातें पता है ना आपको, आप R1 में चल सकते हैं। आपको कोई एक्स्ट्रा चीज़ लाइक इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग वाली रिवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अगर आपको डेबिट का पता है क्या होता है और क्रेडिट का पता है क्या होता है। बिज़नेस का पता है क्या होता है? बिज़नेस के टाइप्स कितनी होती हैं? 3, इंडिविजुअल, पार्टनरशिप और कंपनी। ये भी पता है? ठीक है, बुरे हालात हैं, चल जाएगा। स्पेशली जो फेल हो गए ज़्यादा बुरे हालात लग रहे हैं मुझे। आप लोगों को ये भी नहीं पता यार, इतने बड़े जुल्म की बात है। एनीवेज हमारे R1 के लिए ना, बिकॉज मैं बैठ के पिछले दिन से प्लान कर रहा था
पेपर पास करना है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो पेपर पास करने के लिए हमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी करनी पड़ेंगी। झूठ नहीं बोलूँगा, यहाँ ज़रा वो कहते हैं ना आपको झूठ में नहीं रखूँगा, एक्स्ट्रा एफर्ट्स हमें करनी पड़ेंगी। अब एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने के लिए आप लोगों को थोड़ी बहुत कमिटमेंट करनी पड़ेंगी R1 के पर्सपेक्टिव पे, अगर हम इसको पास करना चाहते हैं। द थिंग इज़ डैट आप लोगों ने अपने आप को ना अकाउंटेबल रखना है फॉर मी। हम हफ्ते में एक डे डिसाइड कर लेंगे जिसपे मैं डेडिकेटेडली अवेलेबल हो जाऊँगा। उसमें आप लोगों ने 2 से 3 काम जो है वो लाजमी करके देने हैं एवरीवन। ख़ासतौर पर जो बच्चे हमारे ऑनलाइन हैं या पोर्टल वाले हैं, उनके लिए हम आ जाएंगे जूम के ऊपर। आप लोगों ने अपनी वीकली नोटबुक जो है वो मेंटेन करनी है R1 की डेडिकेटेडली। एक रजिस्टर ले ले जिस पे सारा काम सिर्फ R1 का हो और कोई ना हो। लेक्चर्स वाइज जो लेक्चर ले रहे हैं, जो लेक्चर्स में नोट करवा रहा हूँ, वो आपने डेट वाइज और लेक्चर वाइज सारे क्या करने हैं, नोट डाउन करने हैं। जो क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, जो क्वेश्चंस दिए जाएंगे, आपने उस रजिस्टर के ऊपर जो है वो नोट करना है। और जो उस वीक में टेस्ट होगा उसका सोल्यूशन जब चेक होके मिल जाएगा वो भी। अगर फिज़िकली करना है, फिज़िकली मैं सैटरडे को अवेलेबल हो जाऊँगा एक टाइम स्लॉट के ऊपर। उस टाइम स्लॉट के ऊपर आप सब ने क्या करना है, अपना मुझे ये नोटबुक ला के चेक करवाना है। आई जस्ट वॉन्टेड टू नो आप लिख क्या रहे हैं, लिख कैसे रहे हैं, क्या लिखने में, क्या प्रेजेंट करने में कोई गलती तो नहीं है। ये मैंने मेक श्योर करना है हर एक का, मुझे पास करवाना है हर हालत में। तो ये है कि आप लोगों को ये करना पड़ेगा। इसके ऊपर तो नो माफ़ी, इसके ऊपर कोई माफ़ी नहीं है। बिकॉज अभी अगर आप लोग फेल हो गए आए ना, आपसे पूछूं R1 आता था, आता होगा। पेपर का पूछूं, आता था, आता होगा। कंसेप्ट का पूछूंगा, आपको वो भी आते होंगे। मार कहाँ पे पड़ी है? अगर आपसे पूछा एग्जामिनर कि आपने 6 माह में नहीं पढ़ा, आप लोग पढ़ के गए हुए थे, मार कहाँ पे पड़ी है? वो जो आपने 4 माह, 5 माह या 3 माह पढ़ा था, आप उसको 3 घंटे 15 मिनट में पेपर के ऊपर वो नहीं कर पाए थे, प्रेजेंट नहीं कर पाए थे। अगर आप पेपर फेल हुए हैं और आपका पेपर अगर मोर देन 40 में फेल हुआ है ना, या तो आपका मसला पड़ा था प्रेजेंट करने का। अगर आपने पेपर पूरा अटैम्प्ट किया था, पेपर अटैम्प्ट किया 60 नंबर का और 30 आए हुए हैं, हाँ ठीक है, आता था सारा, बस गलती ये नहीं। अगर पेपर आपने मोर देन 80 मार्क्स का अटैम्प्ट किया है और आपके नंबर कम आए हैं, तो द थिंग इज डैट फैक्ट इस पेपर में ये था, आपको वहाँ पे बैठ के सवाल नहीं करने हुए, सवाल नहीं हुए आपसे। एक अनसीन स्नेर से स्टार्ट कहाँ से करना है, ख़त्म कहाँ पे करना है, वर्किंग कहाँ पे करनी है, रेफरेंसेस कहाँ पे लिखने हैं, वहाँ पे आप लोगों ने मार खाई है। जो इन लोगों ने मार खाई है ना, और जिन लोगों की फर्स्ट अटैम्प्ट है, आप लोगों ने इनसे सीखना है। देखिए, ज़हीन आदमी सिर्फ वही होता है जो दूसरों के एक्सपीरियंसेस से सीखता है। बेवकूफ़ तरीन वो आदमी है जो अपना खुद का एक्सपेरिमेंट करके मार खाता है। अगर कोई फेल हो गया ना, तो उसकी गलतियों से सीखें, आपने वो गलतियां नहीं दोहरानी। ये दोहरा चुके हुए हैं, अब इनको पता है भाई हम ये कर चुके हुए हैं, अब ये वो काम नहीं करेंगे। तो आप इनको अवॉइड करते हुए आप लोगों ने भी वो काम नहीं करने। तो ये हम एक डे डिसाइड कर लेंगे। मैं अवेलेबल हूँ मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे को, बट मेरा टाइम बड़ा बुरा अवेलेबल होने का, वो 6:50 के बाद ही है। तो अगर आप 6:50 के बाद अवेलेबल नहीं हो सकते, आप कैंपस में नहीं रुक सकते, तो हम इसका एक अल्टरनेटिव कर लेंगे। वो अल्टरनेटिव ये है, बिकॉज जो बच्चे हमारे ऑनलाइन उनके लिए तो है, हम सैटरडे को मैं आप लोगों के साथ ग्रुप में एक, चाहे फिजिकल है, चाहे कॉम्बो है, चाहे ऑनलाइन है, आपको एक लाइव जूम का लिंक शेयर कर दिया करूँगा। मैं आपको एक ईमेल आईडी दे दूँगा। आप लोगों ने क्या करना है, अपने नोटबुक की पिक्चर्स लेके, टेस्ट की पिक्चर लेके, उसका PDF बना के मुझे आपने ईमेल कर देना है। मैं उसकी प्रॉपर, उस क्वेश्चन में क्या कुछ था, मैं आपको ईमेल के ऊपर ही वॉइस मैसेज में रिस्पॉन्ड भी कर दूंगा। और हम एक लाइव सेशन में इकट्ठे भी हुए होंगे सैटरडे को। आप जूम पे बैठे हैं, हम घर में हैं, हॉस्टल में हैं, कहीं भी हैं, अपनी कन्वीनियंट पे बैठ के मेरे सवाल वगैरह पूछते जाइएगा। मैं पूरे उस वीक की आपकी असेसमेंट जो है वो करता जाऊँगा। आई गेस बिकॉज टाइम, क्योंकि मेरी अवेलेबिलिटी का मसला है, तो मुझे सबसे ज़्यादा सूट यही करेगा कि आप लोग मेरे साथ ईमेल पे इंटरेक्ट कर लें और मैं आपके साथ जूम मीटिंग पे एक वीक में डिसाइड कर लूँ जो हम लेके चल रहे होंगे। क्या कहते हैं आप लोग? ये सही है? जूम वाला या जो भी है वो हम आज या कल में डिसाइड कर लेंगे। मैं कह के मैनेजमेंट को अपना जूम का लिंक क्रिएट करवा के शेयर करवा दिया करूँगा, बट ये हमने करना है। आप जितना अपने आप को अकाउंटेबल रखेंगे, जितना दिखाएंगे, जितना चेक करवाएंगे, उतना ही आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। देखें, टेस्ट हर जगह पे होने हैं। मेरे इस पूरे R1 के सेशन में जो टेस्ट हम बना चुके हैं, गालिबन वो 22 से 24 के करीब टेस्ट है, जिसमें अभी मौके शामिल नहीं है। टेस्ट होने हैं। टेस्ट तो आपने लास्ट टाइम भी दिए होंगे, टेस्ट दे के पास भी हुए होंगे।
किसी टेस्ट में टॉप भी किया होगा, पेपर फिर फेल हो गए। क्यों? इसका मतलब टेस्ट के अलावा भी कुछ चीज़ें चाहिए जो हमें चेक करनी है। तो मैंने आप लोगों को वीकली बेसिस के ऊपर क्या करना है, चेक करना है, असेस करना है कि आपका ठीक जा रहा है कि नहीं जा रहा। तो हम इसको इस मोड में चलेंगे। अब इस मोड में हेजिटेट होने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। देखिए मिस्टेक्स होंगी और वो लाजमी है। आप जिस भी टॉपिक में जाएंगे, आप पहली बार कर रहे हैं तो आप उसको 40 से 50% गलत ही करेंगे, मिस्टेक्स होंगी। लेकिन अगर आप उन मिस्टेक्स को अभी हाईलाइट करवा लेते हैं, आपका पेपर बच जाएगा, आपकी अटैम्प्ट बच जाएगी। अगर आपको फॉर एग्जांपल हम स्टार्ट करते हैं इम्पेयरमेंट से, जस्ट टेक एन एग्जांपल। असेसमेंट होती है, मैं चेक करता हूँ यार ये गलती है आपकी, एक रिपीटर है उसको गलती अब आइडेंटिफाई होनी है कि अगर मैंने पेपर में भी शायद ये किया था तो इसलिए मेरे मार्क्स कटे हैं। तो आप लोगों ने अपनी ये गलतियाँ आइडेंटिफाई जितनी करवा सकते हैं आपने करवानी है। मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल हूँ। आप लोगों को भी क्या करना पड़ेगा, इस चीज़ को फॉलो करना पड़ेगा इफ़ यू रियली वांटेड टू क्लियर दैट सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट में आप सब्जेक्ट की बात करें, 11 चैप्टर्स हैं। इन 11 चैप्टर्स में से मुश्किल चैप्टर 3 है जो भी हम डिस्कस करेंगे, या मुश्किल टॉपिक की बात करें वो सिर्फ 3 है। बाकी 8 चैप्टर्स मुश्किल नहीं है, वो बहुत डूएबल है। और जो वो 8 चैप्टर हैं उसमें से कोई 70 नंबर तक का पेपर आ जाता है, 60 से 70 मार्क्स का पेपर आता है। तो ये आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स इस पेपर में करनी पड़ेंगी इस पर्सपेक्टिव पे कि आप लोगों को अपना चेक एंड बैलेंस जो है वो रखवाना पड़ेगा। जो मैं कहूँगा वो करना पड़ेगा, जितने सवाल दूंगा वो करने पड़ेंगे। बिकॉज मैं आपको आज ही कह देता हूँ, हमने आई कैप के अलावा भी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, जिसमें मैं मोस्ट प्रोबेबली आपको ACCA के F7 के क्वेश्चंस भी करवा रहा हूँगा, उनके MCQs भी करवा रहा हूँगा। ACCA F7 के जो क्वेश्चंस के MCQs हैं वो बेस्ट क्वेश्चंस हैं आपकी बेस बनाने के लिए। आई कैप के क्वेश्चंस जो हैं थोड़े एडवांस लेवल पे हैं। अगर आपने किसी टॉपिक पे बेस बनानी है तो वो, तो आपको जो असाइनमेंट्स दी जाएंगी, जो क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जो भी चीज़ें होंगी, आपने उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है। तो आज तो किसी के पास पेपर है, कोई खाली हाथ आया, वलीमे पे आया, तो खाली हाथ वलीमे पे आए हुए हो, लिफाफा भी नहीं लेके आए। तो आप लोगों के पास एक R1 का डेडिकेटेड रजिस्टर होना चाहिए जिसमें सिर्फ R1 का काम होना चाहिए। ये चीज़ आप लोगों के पास मेक श्योर होनी चाहिए, बिकॉज पेपर पास करना है और ये पेपर बड़े इजी वे में पास हो सकता है। अब ऑनलाइन है या फिजिकल बैठे हुए हैं, वट एवर जो भी है, अगर आप पेपर पास करना चाहते हैं ना तो ये आपको 5-6 स्टेप्स जो हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे। एक तो आपके पास नोट्स का प्रिंट आउट होना चाहिए। नोट्स का प्रिंट आउट नहीं है, ओके, वो PDF में कर लें। आई कैप का स्टडी टेक्स्ट आपके पास होना चाहिए। इस चीज़ को इसलिए एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि अब इस अटैम्प्ट का जो पेपर आएगा ना, आप लिखवा लें, जो आई कैप के स्टडी टेक्स्ट में एग्जाम्पल्स होंगी ना, उसमें से ही उठा के थोड़ा बहुत चेंज करके पेपर दे देना है। ख़ास तौर पर जो आपका सेक्शन A होगा और जो आपके MCQs होंगे, ये उसने पक्का अपने स्टडी टेक्स्ट में से ही पूछना है और वो पूछता भी आया है। तो आपके लिए अब उसकी रेलेवेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा है। ये चीज़ आपने लेकर चलनी है कि आपके पास आई कैप का स्टडी टेक्स्ट जो है वो होना चाहिए। लेक्चर्स को सुने केयरफुली, मोबाइल फ़ोन को उल्टा करके रख दिया करें, स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आता है, बंदा डिस्ट्रैक्ट होता है। तो इसके अलावा कोई भी एक्सप्लेनेशन वगैरह हो जो नोट्स पे लिखवाई जाए, उसको लाजमी नोट डाउन करना है आपने। फोकस होकर बैठे, इतना बड़ा रूम है, खुल के बैठे। सर्दी आएंगी, मैं चाहता हूँ एक बंदा वहाँ बैठा हो, एक वहाँ पे, आपस में ख़त्म हो जाए इनकी इंटरेक्शन। और आपको इस दफ़ा हर चैप्टर के स्टैंडर्ड्स की समरी भी दी जाएंगी ताकि जब आप चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लें आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। आई कैप के स्टडी टेक्स्ट में ऑलरेडी ये काम हुआ है। हर चैप्टर के एंड पे उसने स्टिकी नोट्स दिए हुए हैं, वो उस चैप्टर की पूरी समरी है। आप एक चैप्टर कंप्लीट करते हैं, कंप्लीट करने के बाद आप उस चैप्टर को 1 या 2 पेजेस में रिवाइज कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। जब आप ये कर लो, उसके बाद आपने एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस वगैरह जो हैं वो अटैम्प्ट करने होंगे। पास्ट पेपर्स अटैम्प्ट करें, MCQs अटैम्प्ट करें, और फिर आपने जाना है टेस्ट के ऊपर। पास्ट पेपर्स के लिए आई कैप की किताब के अंदर उसने गालिबन कोई 10 से 12 अटैम्प्टों के पास्ट पेपर इंटीग्रेट कर दिए हुए हैं अपडेट करके। अगर स्टिल आप उस प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो CA नोट्स के पास्ट पेपर की बुक ले लीजिएगा, वो ओवर एंड अबव हो जाती है। लेकिन आप लोगों से वही नहीं पूरी हो पानी, तो वो कहाँ पे करेंगे। बट प्रैक्टिस के लिए अगर कोई चीज़ लेनी है तो पास्ट पेपर्स दे आर इनफ फॉर यू। लेकिन अब पास्ट पेपर का भी टू बी वेरी ऑनेस्ट,
एग्जामिनर कमेंट्स हैं तो मैं आपको रीड करवा दूंगा। वो खुद कह रहा है कि बच्चे पास पेपर पर रिलाई कर रहे हैं, पास पेपर करने से पेपर पास नहीं होता, खुद कह चुका हुआ है। जैसे इस अटैम्प्ट में आप पेपर दे के आए हैं, बोरिंग कॉस्ट का सवाल पास पेपर से आया था? नहीं, अजीब व गरीब सा था, ऐसे ही था। तो इसका मतलब वो आप कहता है मैंने भाई पास पेपर से भी रिलाई नहीं करवाना, मैंने आपको ओवर एंड अबव लेके चलना है। तो कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, अदर बॉडी से क्वेश्चन कर रहे हैं हमने, और पास पेपर सिर्फ आपके पास होना चाहिए बेंच मार्क के तौर के ऊपर कि यार ये चीज़ जो है ये हमें आती है और ये हम इस तरह से कर लेंगे, डैट इज़। अक्सर मुझे बच्चे मिले हैं सर फेल होने के बाद, सर पास पेपर बड़े किए थे, हर चैप्टर के 10-10 सवाल किए हुए थे, 20-20 सवाल किए हुए थे, नंबर कितने आए हैं? 31। समझ नहीं आ रही क्या हुआ। अब पास पेपर आप करते हैं ना, आप लोग वो कर ही गलत अप्रोच से रहे होते हैं। कोई पेपर किसी का पास है या किसी से अभी तक कोई कैफ की अटैम्प्ट दी हुई है आप में से? सबने ऑलमोस्ट अटैम्प्ट दी है ना कैफ की। कोई ऐसा बच्चा जैसे कैफ की फर्स्ट अटैम्प्ट हो? कोई भी नहीं है। चले आप, इसका मतलब सारे पुराने पापी हैं, आई कैफ के हाथ लगवा के आ चुके हुए हैं। अब जब आप पेपर कोई भी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल पेपर लॉ का तैयार कर रहे थे या टैक्स का था या जो भी पेपर दिया आपने, जब आप उसके पास पेपर करते थे क्या अप्रोच होती थी आपकी? अप्रोच, सवाल शुरू किया, कहीं पे भी मसला आया है फ़ौरन गए सोल्यूशन के पास, सोल्यूशन देखा, अच्छा ऐसे करना था, ऐसे किया आपने, ऐसे किया ना। इस एक्टिविटी से सिर्फ आपका सवाल पूरा हुआ है, आपके माइंड में कुछ नहीं गया, आपके माइंड में कोई कंसेप्ट, कोई लॉजिक, कुछ भी डेवलप नहीं हुआ। क्यों? जब आप एक पॉइंट पे फंसे थे जहाँ पे आपने अपने ब्रेन को इन्वॉल्व करना था, सोचना था कि क्या होना चाहिए, वहाँ पे आपने उस सोचने के अमल को बाईपास किया था सॉल्यूशन देख के। ऐसे ही हुआ था। अब वही चीज़ अगर आई है ना आई कैप के पेपर में, आपके दिमाग ने उसको सोचना ही छोड़ा हुआ था कि करना क्या है। बिकॉज अमूमी तौर पर है यही, और ये 99% सच है, पास पेपर जब हम कर रहे होते हैं हम सॉल्यूशंस देख के कर रहे होते हैं। आपने थोड़ा सवाल शुरू किया, यार चेक करूँ सही है कि नहीं, सही किया, चेक करेंगे, अगला स्टेप देख लेंगे, फिर बड़े मज़े से कर रहे होंगे, यार सारा सवाल हो गया। क्यों? हर 2-2 मिनट बाद चेक कर रहे हैं, अगला पॉइंट देख रहे हैं, अच्छा 1000 आया था कैसे आया होगा, अच्छा ये ऐसे करके आया होगा। तो ये लिटरली की यार मैंने देखा है हर एक को। आप कोई डिनाई कि नहीं मैंने ऐसा नहीं किया, उठाओ कसम, उठा सकते हो? नहीं। तो पास्ट पेपर सिर्फ और सिर्फ क्या है, आपकी प्रैक्टिस के लिए है कि यार फॉर एग्जांपल मैंने चैप्टर तैयार किया है, इसमें से इस तरह का सवाल भी आ सकता है, इस तरह का भी आ सकता है, और इस तरह का भी आ सकता है। दिस इज़ ओनली फॉर योर प्रैक्टिस, नॉट फॉर योर बेंचमार्क के यही आएगा, यही नहीं आएगा, इस तरह का आएगा। इसलिए आप लोगों ने अपने ब्रेन को डेवलप करना है, लॉजिक्स के ऊपर चलना है अपनी। अगर आपकी इंग्लिश वीक है, बिकॉज पेपर इंग्लिश में होता है स्टैंडर्ड, उर्दू में अपने कंसेप्ट लिखने हैं, उर्दू में लॉजिक डेवलप करनी है। इफ़ यू रियली वांटेड टू क्लियर दैट पेपर, आप इसको असेस कर सकते हैं कि लास्ट टाइम क्या आपने ये काम किया है या नहीं किया। द आंसर विल बी यस। कि अगर हम पास पेपर करने बैठे हैं, इवन लॉ का सवाल कर रहे हैं, लॉ का सवाल करते हुए भी आपने क्या किया होगा, जाके लिखते हुए चेक किया, सोल्यूशन वेरीफाई सही लिख रही हूँ या नहीं लिख रहा, फिर कंप्लीट किया। वहाँ बड़े मज़े के सवाल हुए हैं। पेपर अटैम्प्ट किया 100 नंबर का, 70 का सही था, आए 23 नंबर है। अब वो कह रहे हैं क्यों ये वो, जरा सवाल लिख के दिखाओ। एक सवाल लिखा है, सवाल पूरा कट गया, क्योंकि सवाल लिखना नहीं आता था, लॉजिक्स डेवलप नहीं हुई थी। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। पास पेपर को हमने अनफॉर्चुनेटली एफएससी के लेवल वाला बेंचमार्क बनाया हुआ है कि 5 साल पास पेपर कर लो, पेपर इसी में से आएगा। आप 100 सवाल करते हैं, आई कैप में वो सवाल आता है कि आपको बस लग बता जाते हैं कि हुआ क्या है हमारे साथ, जैसे अभी हुए R1 में। बड़ी प्रैक्टिस की है, ऐसा सवाल आएगा, ऐसा सवाल आएगा, उसने ऐसा सवाल पूछा कि नंबर ही आए हैं, पास तो आया नहीं है। तो ये बड़ा मैटर करता है। पास पेपर्स जो हैं वो सिर्फ किसके लिए होने चाहिए, प्रैक्टिस के लिए होने चाहिए, बेंचमार्क नहीं होना चाहिए। बेंचमार्क शुड बी योर कंसेप्ट। इसलिए आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, शॉर्ट नोट्स प्रोबेबली, आई कैप का स्टडी टेक्स्ट दिया रहेगा, लेक्चर्स आपके पास होंगे, लेक्चर नोट्स होंगे, कुछ सवाल आपको यहाँ पे करवाएंगे, कुछ क्लास आप सवाल आपको खुद करने के लिए दिए जाएंगे, जो खुद करके क्या करने होंगे, आपने असेस करवाने होंगे कि यार ये सवाल है और इसके ऊपर आपने क्या करना होगा, लेके चलना होगा। इसके अलावा आपके पास
टेस्ट सेशन की सपोर्ट भी होगी, आप वो भी ले सकते हैं, और आपने क्लास टेस्ट सेशन भी देना होगा, जिसका स्केड्यूल आपको वेडनेसडे को मिल जाएगा कि कौन कौन सा टेस्ट किस किस दिन है और किस किस दिन नहीं है। हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है ये चीज़, डैट इज़ सिलेबस आउटलाइन। ये सिर्फ मैंने डिस्कस करनी है कि सिलेबस में है क्या क्या और किस तरह से हम चीज़ों को लेकर चल रहे होते हैं। वो FAR1 का सिलेबस ना सिर्फ इन 3 ग्रेड्स में शामिल है। सिर्फ ये 3 ग्रेड्स हैं, ये 3 चीज़ें कर लो, पेपर आपका पास हो जाता है, पूरे 100 नंबर आते हैं। ग्रेड ए, इसकी वेटेज क्या है, 35 से 45 नंबर की है। ग्रेड बी, इसकी वेटेज क्या है, 20 से 30 नंबर की है। ग्रेड सी, इसकी वेटेज क्या है, 30 से 40 नंबर की है। यहाँ पे हमने ज़रा प्लान होकर चलना है। अब जो ग्रेड ए है, इसमें 6 के करीब टॉपिक्स हैं जो इन्वॉल्व है। इसमें स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी आती है। वो दीवार में करंट है यार, अच्छा इसकी रेज होती हैं, समझ लगी। इसमें स्टेटमेंट चेंज इन इक्विटी आती है, ये 20 नंबर तक का सवाल आता है, और AI कैप का अब सेकंड फेवरेट क्वेश्चन बनता जा रहा है, जिसमें वो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी जो है वो पूछ रहा होता है। इसमें कैश फ्लोज आते हैं, इसमें एरर्स हैं, और इसमें NPO है। अब इस ग्रेड में से उसने 2 सवाल लाजमी पूछने होते हैं। उसने अपना ग्रेड है ना 35 से 45, वो उसने पूरा करना है। मिनिमम 45 पूछने हैं, एवरेज उसने 40 के करीब इसमें से पूछने हैं। तो 40% ऑफ पेपर जो है वो आपका जिन चैप्टर से बन रहा है ना, वो कौन कौन से हैं, वो आपके चैप्टर में आता है। एक स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, SOCIE। दूसरा हमारे पास आता है कैश फ्लो। तीसरा आता है हमारे पास IAS 8, और चौथा हमारे पास आता है NPO। ये 4 चैप्टर जो है ये हमारे पास क्या है, 40 नंबर हैं जो उसने पेपर में हमसे पूछने हैं। और इस दफ़ा इस ग्रिड के ऊपर वो हाथ हल्का नहीं रखेगा। लॉन्ग क्वेश्चन उसने यहाँ से पूछने हैं। एक तो ग्रिड ये है। सेकंड चलते हैं, सेकंड सबसे आसान मुफ्त का ग्रिड है, वो ये वाला ग्रिड नंबर 2, जिसमें से 20 से 30 नंबर आते हैं। ये वाला जो एरिया है ना, ये पेपर में सिर्फ उसने फ्री के नंबर देने के लिए रखा हुआ है, जिसमें है रेशो और EPS। इसमें 2 टॉपिक आते हैं, एक रेशो का टॉपिक आता है, दूसरा कौन सा आता है, हमारा EPS का आता है। इसमें से उसने आपसे कोई 30 नंबर के करीब पेपर पूछना ही पूछना होता है। 20 से 30, 25, 25, 30, 25, 30 के करीब वो पेपर पूछ रहा होता है। और यकीन माने ये पूरे R1 में सबसे आसान एरिया, सबसे आसान एरिया। अगर आप इसमें से मार्क्स लूज़ कर रहे हो ना, या अगर आपने इसमें से मार्क्स सिक्योर नहीं किए, तो आप डिज़र्व ही नहीं करते R1 पढ़ना। सबसे आसान एरिया है, और ये एरिया वो है जो पेपर में आपके मार्क्स सिक्योर करवाएगा, पास करवा कर देगा। अगर आपके ग्रेड 1 से मार्क्स नहीं आ पाए, आप कहाँ सिक्योर कर सकते हैं, ग्रेड B से कर सकते हैं। और ग्रेड C, ये सबसे बड़ा एरिया अनफॉर्चुनेटली बनाया गया है, लेकिन इससे बड़ा एरिया ये वाला है। इस ग्रेड C में हमारे जो वेटेज है वो कितनी है, 30 से 40, मैक्सिमम आएंगे 40 नंबर, ऑन एवरेज 30, 35, 32, 33 नंबर आएंगे। इसमें 5 चैप्टर शामिल हैं, जिसमें सबसे बड़ा चैप्टर कौन सा है, हमारा IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जिसको 2 से 3 हफ्ते भी नहीं, 1.5 महीने तक लोग खींच के चलते हैं। कितने मार्क्स हैं, 20 सवालों के साथ कंबाइन करके भी ना ये 30 नंबर से ऊपर नहीं आता। लेकिन इसके ऊपर कितना टाइम स्पेंड करता है अवाम ना एक अलग दिशा में चल रही है। ICAP का एग्जामिनर कह रहा है कि भाई मैं तुम्हें बता चुका हूँ किस किस में से कितने कितने मार्क्स का पेपर आना है। तुम एक चैप्टर पकड़ते हो, उसको तुम 1.5 माह पढ़ते हो, एटलीस्ट तो पढ़ते हो, और बाकी सारा कोर्स तुम करते हो 1.5 माह में। फिर तुम कहते हो मुझे क्यों निकाला। अल्टीमेटली आपका अप्रोच ही गलत चल रही है। आप कहेंगे नहीं सर IAS 16 तो वहाँ भी इस्तेमाल होगा, कैश फ्लो में भी इस्तेमाल होगा, वहाँ भी इस्तेमाल होगा। तो वहाँ पे अगर एक एडजस्टमेंट में आ गया, उस एडजस्टमेंट को 2 नंबर होंगे। बाकी ठीक करो, बाकियों पे टाइम नहीं लगा पाते, यहाँ पे हम टाइम लगाते अननेसेसरी। जी बेस बिल्ड होगी, जी बेस बिल्ड होगी, जी बेस बिल्ड होगी। ये बेस बिल्ड करते करते इमारत आपकी ज़मीन बोस हो जाती है। जब बेस बिल्ड होती है आपकी, 2 महीने गुजर चुके होते हैं, लेक्चर पेंडिंग अंबार लगा होता है, बच्चा ख़त्म।
और बच्चे को इस टॉपिक पे इतना डीमोटिवेट कर दिया जाता है, वो कहता है R1 तो बहुत मुश्किल है, R1 तो हो नहीं सकती, IAS 16 को समझ नहीं आ रही, एसिड क्या है, डेप्रिसिएशन क्या है। और लाइक कहना नहीं चाहिए बट टीचर्स भी जो हैं R1 पे वो देख नहीं रहे कि अब जो हमारे सिलेबस में डेप्रिसिएशन या चैप्टर इन्वॉल्व है उसका कंटेंट क्या है, उसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है, क्या रेंज है, क्या नहीं है। मतलब बच्चों को लेके आते हैं, एक हफ्ता वर्क बैक करवा रहे हैं डेप्रिसिएशन का, वर्किंग बैक करते जो निकालते हैं, तो वो चीज़ें अपसोल्यूट भी कुछ हो चुकी हुई हैं हमारे टेस्टिंग लेवल से। लेकिन ये प्रॉब्लम, अगर आप पहले फेल हुए हैं, आप खुद असेस करें, आपने इस टॉपिक पर कितना टाइम लगाया होगा, है कम से कम 1 महीना तो लगाते हैं बेसिक डेप्रिसिएशन समझने में। रीवैल्यूएशन लाइक अभी वेरियस इंस्टीट्यूट में क्लासेस चल रही होंगी ना R1 की, जो R1 के बाहर रोल ओवर हुए होंगे जहाँ पे भी, या कोई एग्जिस्टिंग मैंने बैठे हैं बच्चे जाके, बस क्या हुआ है, IAS 16 नहीं कर रहे थे, 1 माह से चल रहा है, 16 नहीं हुए, अभी बैठेंगे तो क्या चल रहा होगा, रीवैल्यूएशन सरप्लस चल रहा होगा। जब आप बैठेंगे आप कहेंगे हाँ कुछ नहीं हुआ, फिर जो होगा फिर आप दोबारा कहीं और होंगे। तो ये है, इस चीज़ को ना मेन प्रॉब्लम है कि इसको हम एक्सटेंड करके बहुत कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ जो है ये हमने यहाँ पे लेके चलनी है, इसको हम डेवलप करेंगे। अब सवाल ये है कि मैं स्टार्ट कहाँ से करूँगा, यही क्वेश्चन है। मैंने तो बड़ी बदखोई कर दी IAS 16 की, अल्लाह माफ़ करी। हम स्टार्ट करेंगे स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी से। कल जो हम स्टार्ट करेंगे, हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी से स्टार्ट करेंगे। और अगले देखिए आपका आई गेस 7 डेज़ का ट्रायल फ्री है ना, मैं 10 दिन का ट्रायल आपको यहाँ पे खड़े होकर कैमरा कहता हूँ, 10 दिन क्लास ले लें, 10 दिन के बाद आप लोग एग्जैक्ट 17 नवंबर को मुझे मिलिएगा, आपको 2.5 चैप्टर हिफ्ज भी होंगे और आप पेपर में सुकून से 20 से 25 नंबर भी सिक्योर कर सकेंगे जस्ट इन 10 डेज़। स्पेशली वो बच्चे जिनको ITA बिल्कुल भी नहीं आती, जिन्हें इंट्रो कुछ भी नहीं आता, जिनको आता ही नहीं है, रिपीटर्स तो अलग कौम है ना, उन बच्चों के लिए भी कह रहा हूँ कि हम यहाँ से चलेंगे और हम स्टार्ट करेंगे स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी से। इस पर आऊँगा वापस IAS 16 पे बाद में, अभी नहीं आना, यह ज़रा इससे दुश्मनी हुई है, इसे अभी दोस्ती वगैरह करनी है, बाद में हम इसके ऊपर आएंगे, ठीक है। तो हम कल स्टार्ट करेंगे स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी से। उससे पहले कुछ चीज़ें जो हैं वो हमें फॉलो करनी है, जब भी आपसे पूछूंगा मैं। अच्छा, इसके रिज़ल्ट की बात करें तो माशाल्लाह से सबसे अच्छा रिज़ल्ट है R1 का हिस्टोरिकली, हर अटैम्प्ट में टॉप करता R1 नीचे से, 23%, 25%, 27% इस अटैम्प्ट का रिज़ल्ट आया। तो हर अटैम्प्ट में हम सबसे बड़े टॉपर हैं R1 के। इसके रीज़न्स जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ़ेल क्यों हो रहा है बच्चा। अभी कुछ हुए हैं समझ नहीं आ रहा था, जवाब क्या है, आप लोग पूछते हैं ना, लाइक आए हैं, मैं लाइक रिज़ल्ट वाले वीक में बड़ा मैंने एंजॉय किया है। मैं रूम को ओपन हो रहा है दरवाज़ा, ये पेस्ट्री आ रही है, मैं पेस्ट्री खा रहा हूँ, सर मैं फेल हो गया, अब मैं गम साथ पेस्ट्री खा रहा हूँ। फिर मेरी पेस्ट्री ख़त्म हुई है, एक और बच्चा आया, सर मेरे 3 पेपर पास हो गए, क्या लेके आऊँ, कप केक लेके आया हुआ है, मैं कप केक खा रहा हूँ, एक खातून सर मेरे 3 पेपर फेल हो गए। अब मैंने उसको भी आधा खिलाया कप केक, आधा खुद खाया, मैं कहा ये गम में खा रहे हैं वरना हम नहीं खा सकते। तो मैंने बड़ा इंजॉय किया। तो हर बच्चा सर पेपर बहुत बड़ा फेल हो गया, समझ नहीं आ रही, वही मुझे क्यों निकाला, उसको जवाब मिल गया, साजिश हुई थी, प्रॉपर प्लानिंग से निकाला गया था। आपको क्यों निकाला है उसका जवाब हम देते हैं किससे, हाजी साहब, मतलब असली वाले हाजी साहब, एग्जामिनर से उसका जवाब तलाश करेंगे कि एग्जामिनर भाई साहब क्या कहता है फेलियर के ऊपर। ऑटम 2022 वन ऑफ द वर्स्ट रिजल्ट जिसको आप काउंट कर सकते हैं। पासिंग परसेंटेज कितनी थी, 25% थी। पेपर में टोटल कितने सवाल आए थे, पेपर में 9 सवाल आए थे। उसने हर क्वेश्चन वाइज क्या किया है, एनालिसिस किया है, बताया हुआ है। ओवरऑल कितने थे, 25। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखें, कितने परसेंट पासिंग मार्क्स हैं, 19। इसमें कितने, फिर ये पता नहीं कैसे अच्छा हो गया, नहीं 16 था, ये स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी थी। 35%, 54%, 23%, 27%, 12% और 55%। इतने हैं कि MCQs में नंबर नहीं आते इनके, जो मुफ्त के हैं ना MCQs, उसमें भी कितने नंबर आ रहे हैं, 27%। आप खुद देखें, 9 में से 5 सवाल में तो बड़ा गरक हुआ है, 5 सवाल 6 सवाल तबाह को है। कहता है एग्जामिनर रोता हुआ, the current result of 25% is consistent with the previous result of 30%। उसने उम्मीद ही छोड़ दी, कहता है यार घबराना नहीं है, परेशानी होना है, बड़ा कंसिस्टेंट।
लास्ट टाइम कितना था 23%, अब कितना आया है बुरा ही, कोई इम्प्रूवमेंट कुछ नहीं हुई। द रिजल्ट ऑफ एग्जामिनीज हु अटेम्प्टेड दिस पेपर आफ्टर पासिंग इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग वॉज 40%। चलिए वो वाला फैक्टर उसने खुद ही अपनी गलती मान ली। जिनका ITA है था वो अभी तक चल रहे हैं बच्चे, जिनका ITA एग्जाम हुआ था अभी तक मार्केट में है, हो जाए अगले साल डिस्क्वालीफाई, वो ख़त्म हो जाएंगे वो भी अगर पेपर पास ना हुए। जिनका इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पास था उनका कितना था 40%। जिनका इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग एग्जाम था, घबराना नहीं है, उनका कितना था 21% था जिनको एग्जाम्पशंस मिल गई थी। उसने खुद बताया। चलें ये था उस वक्त ना, टीचर्स वगैरह भी सही गाइड नहीं कर रहे थे, बच्चा भी हैज़र्ड था, लेकिन अब ये ट्रेंड कॉमन चल रहा है। नीचे वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, कहता है मैनी एग्जामिनीज सिक्योर्ड मार्क्स इन द 80s एंड इवन एज हाई एज 88। मतलब इस अटैम्प्ट में जिसका मेरिट सर्टिफिकेट था तो कितने नंबर थे 88 नंबर आए थे। यहाँ से है ये गलतियाँ आप लोगों से हुई होंगी जो फेल होके आए हैं, और जिनकी फर्स्ट अटैम्प्ट है आप लोगों ने ये गलतियाँ नहीं करनी जो उसने अब बताई हैं। क्या? It was commonly noted that many examinees secured good marks in the 3 to 4 question but failed to obtain reasonable marks in the remaining question। क्या ये हुआ है आप लोगों के साथ? पेपर में इस दफ़ा भी 9 सवाल थे, कुछ सवाल बहुत अच्छे हुए होंगे आपके, ऐसे ही है, और कुछ सवालों में से आपको पासिंग मार्क्स भी नहीं मिले। ये मैं नहीं कह रहा, ये जिसने फेल किया है वो कह रहा है। अभी इस अटैम्प्ट के कमेंट्स आए होते तो मैं वो भी आपको दिखा देता। इस अटैम्प्ट में भी उसने सेम यही बात की है। आप लोगों को आते हैं 3 से 4 टॉपिक, वो बड़े कमाल करके आते हैं, कहते हैं पास हो जाएगा। क्या होता है 10 यहाँ से आ जाएंगे, 10 का ये किया, 15 का ये किया, 25 वाला ये था, तो कर करके हाँ 2 यहाँ से कट देंगे, एक प्रॉपर 50 नंबर कैलकुलेट किए होते हैं। भाई उसमें से नंबर आने ही आने, अगले से नंबर लेने होते हैं। तो ये सबसे बड़ी है रीज़न फेलियर होने की। अभी कोई फेल हुआ है आप में से, खुद सोचें क्या सा सारे सवाल किए थे, सारे सही किए थे, ये लो उसमें से कुछ बहुत अच्छे किए होंगे, तो जो नंबर आए हैं उसी में से आए हैं आपके। जो नहीं आए ना उसमें तो कख नंबर नहीं आया। वो कहता है द एलिमेंट ऑफ सिलेक्टिव स्टडी वॉज एविडेंट फ्रॉम द फैक्ट दैट अ नंबर ऑफ एग्जामिनर्स secured a maximum of 1 mark in question number 2, 3, 4 and 8। क्या हालात हैं कि मेजोरिटी बच्चे ऐसे हैं जिनके क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 8 में कितने नंबर आए हैं? 1 नंबर आया है। ये सवाल 17 नंबर का था, ये सवाल 17 नंबर का है। तो ये हालात हैं। अब बच्चों ने क्या किया होगा आके, यार ये सवाल थोड़ा करके आए हैं, ये बड़ा अच्छा किया, ये बड़ा अच्छा किया, ये बड़ा अच्छा किया, पहला बड़ा अच्छा किया, कैलकुलेट किया, इतने नंबर मेरे आ जाएंगे। भाई ये भी रह गए थे, 1, 2, 3, 4, 5 तो रह गए थे, उसमें से आपके 1-1 नंबर आए हुए हैं। 5 सवालों में से 5 नंबर निकाले हैं और 4 से कहते जी हम 50 निकाल लेंगे, पास हो जाएंगे। ऐसा होगा? नहीं होगा। ये भाई साहब बता रहे हैं। वे कहते हैं द एग्जामिनर स्ट्रगल टू ऑब्टेन द इजी मार्क्स अवेलेबल इन द पेपर विच कुड हैव बीन अचीव विद जस्ट बेसिक प्रिपरेशन ऑफ द टॉपिक। ये मैं पिछले कोई 2 साल से ना कर ला के मर गया हूँ कि यार हर सवाल में ना इजी मार्क्स होते हैं, वो अचीव करना सीखो। नहीं सुनते, कहते सीनियर ने कहा है, वो डिस्क्वालीफाई हो गया इस अटेम्प्ट में। सीनियर, जिस सीनियर ने आपको गाइड किया होगा वो खुद डिस्क्वालीफाई हो गया होगा। एग्जामिनर कह रहा है कि हर क्वेश्चन में एक अटेनेबल मार्क्स हैं जो इजी होते हैं। आप लोगों को शायद पता भी होगा कि हर अटेम्प्ट में हर सवाल के हर स्टेप के नंबर होते हैं। अगर आपको एक पेपर में 5 एडजस्टमेंट्स आई हैं तो उन 5 एडजस्टमेंट में से हर एडजस्टमेंट के मार्क्स हैं। अगर एक एडजस्टमेंट गलत हो गई है तो उसके नंबर कटेंगे, अगली एडजस्टमेंट के नंबर नहीं कटेंगे। तो हम क्या करते हैं, हमने सवाल देखा, पागल हो गए, एक एडजस्टमेंट फंस गई है, शुरू यार क्या होगा क्या होगा क्या होगा, भाई उसको छोड़ दो। अगर अगली 3-4 एडजस्टमेंट्स आती हैं उनको करना शुरू कर दो, नहीं हो रही तो उसको एज्यूम करके सवाल पूरा कर लो। डेट डजंट मीन कि बस सवाल एज्यूम कर लें, उस एडजस्टमेंट को एज्यूम करके आप सवाल अपना पूरा करना शुरू करें, आपका सवाल जो है वो हो जाता है। ये टेक्निक अगर आप न्यूमेरिकल पेपर्स में जिस दिन अडॉप्ट कर लेंगे, जिस डे के ऊपर अडॉप्ट कर लेंगे, आपका न्यूमेरिकल का पेपर कभी भी नहीं रुक सकता, कभी भी। CMA हो, R1 हो, R2 हो, इवन जाके एडवांस में हो, कुछ नहीं रुक सकता। मैंने एक अटेम्प्ट में 3 पेपर निकाले हुए हैं, अब तो छोटे बच्चों वाले हैं।
असल जो जिन था CMA का, अब तो CMA कुछ है ही नहीं, ये निकल जाते हैं पेपर। आपको बस थोड़ा सा अपने आप पे बिलीव करना पड़ेगा, अपनी जो स्ट्रेटेजी है वो चेंज करनी पड़ेगी इस पर्सपेक्टिव में। भी पॉज कर लें, अंदर की आ रही होने, आवाज़ ही आ रही होनी। तो ये चीज़ ना बहुत मैटर करती है कि आप लोगों ने, हम उस पेपर को अगर डाइसेक्ट करें ना, आप कहेंगे यार सर ये चीज़ हम पढ़ के गए हुए थे, ये सारी एडजस्टमेंट्स आती थी, वहाँ पे क्यों हो पाई, वहाँ पे वो सवाल, वहाँ पे वो अंग्रेज़ी जो है वो बिल्कुल न्यू लग रही थी। वह तारे ज़मीन पर वर्ड्स आर डांसिंग वाला सीन चल रहा था कि समझ नहीं आ रही अंग्रेज़ी की, हालांकि चीज़ें वही सारी। तो इसका मतलब आप लोगों ने अनसीन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो है वो नहीं की हुई थी, क्या होती है और किस तरह से होती है वो, इस हैबिट को आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा, आप पेपर पास करेंगे। जैसे यहाँ पर रिजल्ट कितने, 23%। द परफॉर्मेंस ऑफ एग्जामिन इज सिग्निफिकेंटली वेरिड फ्रॉम वन आंसर स्क्रिप्ट टू अनदर। ये फैक्ट है, एक का जवाब चांद पे है, एक का जवाब कब्र के अंदर है, अजीबो गमीर। एक ने डेप्रिसिएशन डेबिट की होती है, दूसरे ने क्रेडिट की होती है, एग्जामिनर पागल हो जाता है। देयर वर मैनी एग्जामिनीज हु सिक्योर्ड मार्क्स इन 80s एंड इवन एज हाई एज कितने, और रिजल्ट कितना आया। इसका मतलब जब बच्चा पढ़ने वाला था ना भाई, वो तो पेपर निकाल के गया। और ये पेपर स्प्रिंग 2022 का R1 का आज तक का सबसे आसान पेपर है। आप इससे बहुत मुश्किल पेपर अभी देखे आए हैं, ये सबसे आसान पेपर है। आगे करते हैं। देयर वर मैनी एग्जामिनीज, अच्छा, सम एग्जामिनीज सिक्योर गुड मार्क्स इन 3 to 4 क्वेश्चंस। वही मसला कि 3-4 सवाल में सही चले जाते हैं, बट फेल टू ऑब्टेन रीजनेबल मार्क्स, पासिंग भी नहीं, चंद नंबर, 2-3 नंबर भी नहीं आ रहे इन रिमेनिंग क्वेश्चन। अबाउट 1/3 examinees did not secured any marks in question number 1, 3 and 5। इस अटैम्प्ट के मुझे एग्जैक्ट फिगर याद है, 9300 समथिंग बच्चा अपेयर हुआ था। 9300 में से आप 1/3 निकाल लें, कोई 3100 बच्चा बनता है। 3100 बच्चे में से क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 5 में से कोई मार्क्स नहीं ले पाए थे। 3100 बच्चा, इस दफ़ा 10,000 बच्चा अपेयर हुआ है R1 में, और उस अटैम्प्ट में 3100 बच्चे ऐसे थे जिनका क्वेश्चन नंबर 1, 3 और 5 में एक सिंगल मार्क्स नहीं आया था। इट सीम डैट दे डिड नॉट स्टडी द एरिया ऑफ द सिलेबस ऑन द assumption दैट दिस टॉपिक वुड हैव लीस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जामिन। वही तो कम मारते हैं। लास्ट टाइम में कैश फ्लो आ गया, इस दफ़ा नहीं आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पेपर खोलते हैं, अस्तगफिरुल्लाह, हो गया। लास्ट टाइम में NPO आया, इस दफ़ा तो नहीं आएगा। क्यों? ख्वाब आया था। वो फिर ऐसा ख्वाब आए कि अब दिखाता है, लग से जाते हैं। Some of the examinees were struggling to obtain the easy marks in the paper which could have been achieved with the basic preparation। तो भाई इससे ज़्यादा वो बंदा क्या बताया आपको। वो पूरा पेपर पोस्टमार्टम कर रहा है कि यार खुदा के लिए सवालों में से पासिंग मार्क्स सिक्योर करना सीख लो, किस में से कितने नंबर आ रहे हैं वो देख लो। वही हम देखा। तो हमने, अगर आप लोग अभी फेल होके आए हैं, आप देखें इसमें कितनी रीजंस थी जो आप पे अप्लाई हो रही है, कितनी थी। हाँ, कोई से गद्दी कर लो काट यार, सेलेक्टिव स्टडी भी की होगी, पेपर भी नहीं हुआ होगा, कुछ सवाल बड़े अच्छे किए हैं, उसमें से अगर जितने अच्छे मुझे सवाल कर लिए हैं उसमें से फुल मार्क्स फिर भी नहीं आने आपके। ऐसे ही है ना, अगर आपने 60 नंबर का पेपर बड़ा अच्छा किया है, 60 आ जाएंगे आपके, 40 आएंगे, तो बाकी भी निकालने थे। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैटर करती हैं। तो ये रीजंस ऑफ फेलियर जो है ना एग्जामिनर की, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली क्या है कि हम एग्जामिनर को समझ ही नहीं पाए वो चाहता क्या है, टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, एप्लीकेशन के इश्यूज़ हैं, हमें एक्चुअल रिक्वायरमेंट को समझ नहीं पाते। ये तो बेचारा पागल हो गया, कहता है बच्चे अपनी मर्ज़ी का लिख के आते, मैंने पूछा ही नहीं होता वो। उसके अलावा प्रेजेंटेशन जो है वो एज़ पर द एग्जामिनर स्टैंडर्ड नहीं होती, ये भी बहुत मार पड़ती है। जैसे एक बच्चा मिला, कहता सर मैंने पूरा सवाल किया है, लेकिन वो सवाल करते हुए जो करेंसी थी मैंने लिखी नहीं ऊपर। 21 नंबर आए हैं, पेपर पूरा किया है, लेकिन जो करेंसी है वो लिखी नहीं है। क्या कर रहे हैं, नंबर लिखता गया बैठ के, रुपीज़ है, डॉलर्स है, रुपीज़ इन 1000 है, रुपीज़ इन मिलियंस है, कुछ कहीं मेंशन नहीं किया। पास करेगा वो? आप मैथ्स का पेपर देने कैसे कि अकाउंटिंग का पेपर कर रहे थे, ऐसे भी चीते मिलते हैं हमें। फिर टेप जो हैं सिलेक्टिव स्टडी वो करते हैं,
उसके अलावा टाइम मैनेजमेंट, ये तो आपने बड़ा मसला है। आपने इस कैफ में एक चीज़ याद रखनी है, चाहे थ्योरेटिकल है चाहे न्यूमेरिकल है, आपके पास 1 मार्क सिक्योर करने के लिए 1.8 मिनट है, डेट्स इट। अगर आपका सवाल 20 नंबर का है, इसको 1.8 से मल्टीप्लाई कर दो, 36 मिनट बनते हैं, 36 मिनट में इसको आपने डन करना है। अगर हो गया ठीक है, नहीं हुआ छोड़ दो। 10 नंबर का सवाल है, 18 मिनट में करना है, हो गया ठीक है, जैसे 18 मिनट पूरे हो जाएं आपको सवाल छोड़ना पड़ेगा। अगर आप नहीं छोड़ते, अगर आप उस सवाल का टाइम ओवर कर देते हैं, आप अपने बाकी सवालों का टाइम क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। अगर आप बाकी सवालों का टाइम कंज्यूम कर रहे हैं तो पेपर क्या होगा, आपका पूरा नहीं होगा। अगर आपका पेपर पूरा नहीं हुआ, दैट वाज द रीज़न कि आपने एक सवाल के ऊपर जो भी उसका एलोकेटेड टाइम था उससे क्या कर दिया था, आपने ज़्यादा लगा दिया था। दिस वॉज द फैक्ट। आपको ये करना पड़ेगा। अगर आपका कोई भी पेपर फेल हुआ है और पेपर पूरा नहीं हो पाया, आता भी था पेपर पूरा नहीं हो पाया, तो रीज़न क्या है आपका, आप टाइम मैनेज नहीं कर रहे। एक सवाल जितने टाइम में होना चाहिए था आप उसको उस टाइम में नहीं कर रहे। उसके बाद जस्ट पास पेपर, बड़े बच्चे मिले हैं। मैं कहता हूँ मैंने पिछले वीक में वही बड़ी मज़े की पेस्ट्री खा रहा हूँ लेयर्स की, मैंने कहा आ जाएँ, वालेकुम, तीनों पेपर फेल हो गए। मैंने कहा बैठे, अब वो बैठी हुई है, मैं साथ में पेस्ट्री खा के इंजॉय कर रहा हूँ। फिर मुझे शर्म आई, मैंने कहा यार उसको दुख है, मुझे खुशी है, पेस्ट्री भी मज़े की है, उसको छोड़ूंगा मुझे गुनाह मिलेगा। फिर मैंने कहा बोले मैं खाता हूँ, फिर मैंने आधी ऑफ़र कर दी। अब वो कहती जी सर मैंने तो सारे पास पेपर किए। मैंने कहा अच्छा कितने? कहती मैंने कोई सवाल छोड़ा नहीं है, ये फलाना का मैंने बोल, ये वाला मैंने बोल किया है, कोई सवाल नहीं छोड़ा। मैंने कहा अच्छा पेपर कितना हुआ? कहती पेपर के पास 70 मार्क्स का अटैम्प्ट हुआ था। क्यों? बाकी आते नहीं थे मुझे। तो इतने पास पेपर करने का फ़ायदा क्या हुआ? कहती वो सवाल मेरे से हो जाते हैं, मुझे बस सवाल पढ़ने नहीं आते। तो फिर पास पेपर किए क्या आपने? बच्चे हैं ऐसे, आप में से ऐसा कोई बच्चा होगा बेतहाशा सवाल किए होंगे लेकिन सवाल जो है वो पढ़ने नहीं आते होंगे। वहाँ पे मसला होता। क्यों? बिकॉज यहाँ पे हमारा रिलायंस क्या था, जस्ट पास पेपर के ऊपर था। पास पेपर हो रहा है, कैसे हो रहा है, शुरू किया, फॉर्मेट देखा, अच्छा ऐसे होगा, ओके जी, शुरू हो गए, आगे गए, फिर देखा अच्छा ऐसे होनी है, वो ऐसे करते करते सवाल पूरा हो गया। यार सवाल पूरा हो गया, स्पुतनिक सी लिमिटेड तो मैंने पूरा कर लिया, मज़ा आ गया। ओए होए होए, पेपर में आया, अबे करना क्या था, समझ नहीं आ रही। तो ये चीज़ सबसे बड़ी है, इस चीज़ को हमने ओवरकम करना है। और ये तो मैं करवाऊंगा, मैंने आप लोगों से दूसरे प्रोफेशनल बोर्ड के जो सवाल करवाने हैं ना, आप लोगों के पास ना उसका होना सोल्यूशन, कुछ भी होना, आप लोग गए। उसके अलावा एक कॉमन, सर पेपर भूल गया था, कंसेप्ट याद भी नहीं रहे थे, ये भी है, कंसेप्ट याद नहीं, पेपर भूल गया था, ऐसे हो गया वैसे हो गया। इसका सबसे ज़्यादा आसान हल है कि आप लोगों के रजिस्टर्स के ऊपर एक स्टिकी नोट्स होने चाहिए। हर चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, जो उसके इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं ना, जो इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं, वो एक जगह पे लिखे होने चाहिए। देखिए मैं आपको 1000 समरीज बना कर दे दूँ, वो एफिशिएंट नहीं है। जो समरी आपके हाथ से आपकी हैंड राइटिंग में बनी होगी ना, वो ज़्यादा एफिशिएंट होनी है। ये सबसे बड़ा फैक्ट है। आपको जो आपने अपने हाथ से चीज़ लिख ली है वो याद रहनी है, बाकी चीज़ें भूल जाती हैं। तो यहाँ पे आपको समराइजेशन भी करनी पड़ेगी। उसके अलावा सिलेबस की प्रिपरेशन डन नहीं होती, पेपर जो है वो प्लान नहीं करते। तो ये सारी रीजंस हैं फेलियर की। जो फेल हुए हैं वो देख लें क्या आप इनमें से किस में फॉल करते थे। जिनकी फर्स्ट अटैम्प्ट है आप ये देख लें कि अगर आपने इसमें से कोई भी काम कर दिया तो आप इधर होंगे अगली अटैम्प्ट में, नए वाले बच्चे उधर बैठे होंगे। मैं उन्हें कह रहा हूँगा कि अपने देखें दाएं जानिब और इनसे इबरत हासिल करें कि ये वाले काम नहीं करने जो इन लोगों ने काम किए हुए हैं। अब आप देख लें इसमें से कौन सा ऐसा काम था जो आपने अवॉइड किया। सारी यही गलतियाँ थी। अगर आप ये लास्ट सेशन में ना करते तो पेपर जो है वो आपका पास हो जाना था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमने यहाँ पे लेके चलनी है। बाकी ये सारी मिस्टेक्स जो बताई हैं, प्रॉब्लम, इसका सलूशन तो यही है कि अगर एग्जामिनर क्या चाहते हैं उसको अंडरस्टैंड करना है। इसके लिए तमाम टॉपिक्स को विद लॉजिक समझना है। हर टॉपिक की, हर सब टॉपिक की एटलीस्ट 1 एग्जाम्पल करनी है। एग्जामिनर कमेंट्स हमने पढ़ने हैं, हर फॉर्मेट्स में हमारी ग्रिप होनी चाहिए। मेरा रोल क्या है, मैं आपको हर चीज़ करवाऊँगा, नोट्स भी दूँगा, 1 जो समरीज हैं वो भी प्रोवाइड करूँगा। इसलिए कह रहा हूँ आई कैप का स्टडी टेक्स्ट ले लें आप लोग,
उसका प्रिंट आउट ले लें। आई कैप के स्टडी टेक्स्ट के हर पेज के हर चैप्टर के एंड के ऊपर समरीज मौजूद है, स्टिकी नोट्स मौजूद हैं, वो कर लो तो पूरा चैप्टर जो है आपका वो रिवाइज हो जाता है। सिलेक्टिव स्टडी हम बिल्कुल नहीं करेंगे, पूरा टॉपिक पूरा चैप्टर तैयार करेंगे। टाइम मैनेजमेंट आपको सिखानी पड़ेगी, तो आपको जब हम टेस्ट लेंगे वो प्रॉपर टाइम के हिसाब से लेंगे, एलोकेटेड टाइम होगा, आपने सिलेबस जो है वो पूरा करना होगा। आप चीज़ें भूल जाती हैं, समरी बनानी है, मैं भी बना के दे दूँगा, बट मेरी ख्वाहिश है कि आप अपनी समरीज़ खुद बनाएं R1 टॉपिक्स की। जो आपकी हैंड रिटन नोट्स होते हैं ना, वो आप कभी भी नहीं भूलते, ये बहुत बड़ा फैक्ट है न्यूमेरिकल सब्जेक्ट में। उसके अलावा अनसीन क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस मेरा काम है, टेस्ट हो गया, रिटन असेसमेंट होगी, ये सारा कुछ मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप लोगों ने बस क्या रहना है, आप लोगों ने बस रेगुलर और कंसिस्टेंट रहना है, छुट्टी नहीं करनी। आप मुझे एटलीस्ट 80% क्लास में प्रेजेंस और 80% टेस्ट में प्रेजेंस दे दो ना, मैं आपको पास होने की श्योरिटी जो है वो दे सकता हूँ। नहीं होती है वाम को भाई प्रायोरिटीज़ अलग होती हैं। गर्मियाँ थी सर, गर्मी बहुत आया नहीं जा रहा, धूप पड़ रही है। सर्दियाँ आनी है सर, सर्दी बहुत निकला नहीं जा रहा। तो हम किस मौसम में क्लास करें बताएं ज़रा, ऐसा होना कि नहीं होना। गर्मी में सर धूप बहुत तेज़ है, क्लास 2 बजे आना, स्किन बर्न हो जाने, नहीं आ सकते, सॉरी। सर्दियाँ सर धुंध बहुत तेज़ नज़र नहीं आ रहा, आएंगे तो मर जाएंगे, कहीं देर लग जाएंगे, नहीं। तो ना सर्दी में आ सकते हैं ना गर्मी में आ सकते हैं, फिर जब पेपर आ जाता है तो फिर आते सर क्या करना है, निकाल लें, तो ऐसे नहीं होगा। तो आपको अपनी कंसिस्टेंसी जो है वो डेवलप करनी पड़ेगी। अगर आप कंसिस्टेंट हो जाते हैं, पेपर जो है वो आपका पास हो जाएगा, ठीक है। एटलीस्ट 80, देखिए मैंने 90% का है, 95 मैंने रियलिस्टिकली आओ ऑन एंड ऑफ हो सकता है, बंदा बीमार हो जाता है, सारे होते हैं अक्सर ही, लेकिन एटलीस्ट 80% तो हो, चीज़ें करनी है, तो ये सारा कुछ है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, सिलेक्टिव स्टडी कभी भी नहीं करनी, कभी भी नहीं करनी। एटलीस्ट 1 से 1.5 घंटा निकालो यार, स्टूडेंट लाइफ है, ये रील्स ख़त्म कर दो, या जो रील्स आप 10 घंटे देखते हो उसको 2 घंटे पे ले आओ, 8 घंटे रील्स के यहाँ से उठा के स्टडी में डाल दो, क्यों फंसा डाल दोगे। तो ये थोड़ा मैनेज कर लें अपने आप को, आखिरी महीना रखें प्रिपरेशंस के लिए नहीं, रिवीजन्स के लिए। इस दफ़ा का फास्ट ट्रैक जो होगा, क्रैश कोर्स होगा रिवीजन का, वो आपने लाजमी लेना है। 15 डेज़ की हम कराएंगे रिवीजन। टेस्ट में लाजमी पार्टिसिपेट करना है, चाहे 1 सवाल आता है चाहे आधा सवाल आता है, टेस्ट लाजमी देना है। टेस्ट आपको टाइमली रिटर्न होकर मिलेंगे। जो टेस्ट में टॉप करेगा सारे टेस्ट में, एट द एंड ऑफ सेशन उसके नाम दूंगा, रोज़ नहीं दूंगा, मैं गरीब हो जाऊँगा वरना। उसके अलावा जो कहता हूँ उस पर ईमान रखिएगा। आप ना अक्सर होते हैं व्हाट्सएप की दुनिया में, आप फलाने ग्रुप में ऐड हैं, फलाने ग्रुप में ऐड हैं, किसी ने कोई कुछ भेज दिया यकीन कर लिया, किसी ने कोई कुछ भेज दिया यकीन कर लिया, किसी ने कुछ का यकीन कर लिया। जब आप मल्टीपल कंसल्टेशन करते हैं ना, वो डिज़ास्टर होता है आप लोगों के लिए। उसी वक्त ही आप कहते हैं इसने ये कह दिया, इसने वो कह दिया, इसने वो कह दिया। जैसे आपके ट्रस्ट इश्यूज शुरू होते हैं, आपका पेपर के इश्यूज भी शुरू हो जाते हैं। तो इस चीज़ को भी देखना है, और कुछ फॉरम्स को, कुछ जगहों को आपने अवॉइड भी करना है जो आपको नेगेटिविटीज़ वगैरह जो है वो दे रही होती हैं। ये बहुत बड़ा फैक्ट है। आप सारे ना, कोई ना इंसान हमेशा हर चीज़ करने के कैपेबल होते हैं, उसकी सराउंडिंग्स डिसाइड करती हैं कि वो चीज़ वो कर पाता है कि नहीं कर पाता। ये सबसे बड़ा फैक्ट है। अगर आपके इर्द गिर्द लोग हैं ना जो आपको कह रहे हैं कि यार तुम नहीं कर पाओगे, आप पक्का फेल है। अगर आपके साथ वाले लोग हैं ना वो कहते हैं तुम कर सकते हो, आप पास हो जाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल क्रिकेट मैच इंडिया पाकिस्तान का इंडिया में हो रहा हो, किसको सपोर्ट मिलती है क्राउड की? इंडिया को। इंडिया का सबसे होगा ना नल्ला बेरोजगार बैट्समैन, वो भी 100 मार देगा। क्यों? एक क्राउड की सपोर्ट ऐसी है, उसको अवाम मोटिवेट कर रही है, उसके अंदर एक एनर्जी आ रही होती है। हमारा बाबर 10 सेंचुरियाँ मार के आएगा ना, डक पे आउट हो जाएगा वहाँ पे। क्यों? सराउंडिंग्स डेवलप बहुत मैटर करती हैं। आप अगर एक बंदे को हाली नेगेटिव कर रहे हो, उसको नेगेटिविटी दे रहे हो, वो नेगेटिव हो के अपने ऊपर कॉन्फिडेंस जो है वो लूज़ कर देगा, ख़राब हो जाएगा। तो वो लोग जो आपको डराते हैं, जो कहते हैं नहीं हो सकता, उनको ब्लॉक कर दें। 1 साल तक आप उनको अगर ब्लॉक कर देना और अपना एक पर्सनलाइज टारगेट सेट कर लें कि आपने सितंबर 2024 तक क्वालिफाई करना है। 1 साल में कुछ नहीं होता भाई, 1 साल में दुनिया में कोई चेंज नहीं होती। दज्जाल नहीं आने वाला भी 1 साल में या 1 साल में हमारा पीएम इमरान खान नहीं बनने वाला, ठीक है? वो नहीं होने मौजे वो वाले। 1 साल तक एटलीस्ट अपने आप को बाउंड करें, अपना मैक्सिमम बेस्ट दें। जब आप क्वालिफाई करके वापस दुनिया में आएंगे ना, आप वापस आएंगे तो आपको मज़ा आएगा, आप एटलीस्ट एक चीज़ अचीव करते बैठे होंगे। अब यहाँ पे लग रहे हैं ना एंजॉय करने के लिए, ये भी नहीं होना, वो भी नहीं होना, और फिर जो होना है सर वो किसी से बर्दाश्त नहीं होना।
तो एटलीस्ट आपको थोड़ा सा प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। देखिए आई कैप ने टारगेट दिया हुआ है बच्चे को कि कैफ आपने 4 सालों में करना है, वो आई कैप का टारगेट है। बच्चा बहुत तेज़ है, पीआरसी में आता है 5 पेपर निकालता है, कहता है ओके, वो इतना मोटिवेट होता है, 4 देता है वो निकालता है, बड़े बच्चों के 4 पेपर पास है, मैं वो नेट तरह दिखाता है आपको, फिर 4 देता है, 1 साल में कैफ क्वालिफाई करके वो घर गया। ये अब बच्चा इतना चलाकार है, टॉपर नहीं है, क्लेवर है, प्लान्ड है। 1.5 साल अगले कुछ अरसे में एवरेज नंबर ऑफ अटैम्प्ट बन जानी है कैफ क्वालिफाई करने की, 3-3-2 क्वालिफाई, 3-3-2 क्वालिफाई। तो आप लोगों को अपना भी एक पर्सनलाइज टारगेट सेट करना पड़ेगा, बिकॉज आपने अभी 1700 बच्चा क्वालिफाई हुआ है, इनको फॉर्म मिलेंगे सबको। फॉर्म से किसको प्रेफर करना है, जिसका नंबर ऑफ अटैम्प्ट कम होगा उसको प्रेफर करेंगे। इफेक्ट है कि उनको तो बेस्ट चाहिए, जो बच्चा लाइक है, कंसिस्टेंट है, रेगुलर है, उसको वो चाहिए। तो ये आपको भी अडॉप्ट करना पड़ेगा, अपना एक करेंट सेट टारगेट पर्सनलाइज के मैंने इस अटैम्प्ट तक बाय हुक और बाय कुक क्वालिफाई करना है। सितंबर 24 मेरे ख्याल से इनफ है क्वालिफाई करने के लिए, आप लोगों के लिए मैक्सिमम लगाएं, क्वालिफाई करें, फॉर्म्स में जाएं, तो ये चीज़ें करनी पड़ेंगी आपको प्लान। तो सारा मैंने गाइड कर दिया, बड़ा मोटिवेट कर दिया है, इसको रिकॉर्ड कर वायरल कर दो यार, संदीप महेश्वरी। लेकिन द थिंग इज़ दैट डूएबल है, मुश्किल भी नहीं है अगर आपके विल है, अगर नहीं है तो ये इम्पॉसिबल भी हो जाता है। तो कल आप लोगों के पास आज बड़े सुकून से हैं, खाली हाथ वलीमे पे आए हुए हैं, जैसे ये मेहंदी का फंक्शन है, अभी वो जो फुल बैठा है, कल आप सबके पास आप लोगों का रजिस्टर होना चाहिए। कल हमारा लेक्चर नंबर 1 है, हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी से स्टार्ट करेंगे। अगले 10 दिन पब्लिकली अलाउ करता हूँ, आओ बैठो देख लो। 10 दिन में आपको इतना टॉपिक, इतना आर्वन करवा दूंगा जितना आप अगले 1 महीने में नहीं कर पाओगे किसी से, आप कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है। तो कल आपके पास अपना कैलकुलेटर, दाएं बाएं वालों का नहीं, नॉट ऑन मोबाइल, मोबाइल फ़ोन नहीं, मोबाइल फ़ोन आपके उल्टे होने चाहिए, बैग में होने चाहिए। 1 घंटा घर में कोई आंधी नहीं आनी, इमरान खान ने नहीं आना, पाकिस्तान वर्ल्ड कप नहीं जीत रहा, सारा कुछ ज़िंदगी में नॉर्मल चल रहा है। 1 घंटा अगर आप मोबाइल बंद कर देते हो, मेरा मोबाइल मेरे पास नहीं है, ठीक है, साफ सीधी बात है, पता नहीं क्या है, मुझे खुद नहीं पता। सुबह का लगा क्लासेस में जब मोबाइल पे जाऊँगा, दुनिया उधर की उधर ही होगी, कुछ दुनिया में तब्दीली नहीं आई होगी। तो कंसिस्टेंटली बैठना, फोकस होके अपने नोट्स के ऊपर, और वो चीज़ याद रखनी है आपको कि हाँ, आप लोगों ने अपने आप को पर्सनली अकाउंटेबल करना है मेरे साथ। लाइव सेशन कर लें या फिज़िकली मीटअप रख लें, वट एवर, अप टू यू। मैं जूम का लिंक भेज दिया करूँगा, आप लोगों ने अपनी वीकली रिपोर्ट्स मुझे देती जानी है, ठीक है। हम उसके ऊपर फिर मंडे को आके डिस्कस किया करेंगे। अगर आप बच्चे फिजिकल वाले हैं और ईमेल करते हैं तो मैं डिस्कस कर लूँगा बाय क्लास यहाँ कि आपकी ये गलती थी, यहाँ पे ये गलती थी, या इवन आपको ईमेल पर रिस्पॉन्ड कर दूँगा, बट ये आप लोगों ने करने। जितना आप अपने आप को चेक करवाएंगे उतना ही बेहतर होगा। अगर आप हेजिटेट करेंगे ना, क्यों करना है, हेजिटेट बिस्ती हो जाती है, यहाँ की बिस्ती बर्दाश्त नहीं होती, फिर जो अभी हुई है वो बर्दाश्त हो रही है। आप किसी को मुंह दिखा सकते हैं घर वालों को, जी वो पेपर रह गया, फिर तो वो ये नहीं कहते अच्छा ये कहते फिर से रह गया। नलायक आदमी हो, तुम्हारा भाई बीए करके बैठा हो, तुमसे सीए नहीं हो रहा, सीए तो बीए के बाद आता है, उसने एफए कर लिया, इवन यहाँ तक उसने एफए के तुम्हारा सीए नहीं हो रहा, एफए तो बाद में, तो सीए पहले ही होता है, तो बिस्ती हो रही है ना। उसने डबल एम ए किया, तुमसे पेपर नहीं पास हो रहा, तो वो बिस्ती से बचने के लिए थोड़ी ये वाली बिस्ती करवा लीजिएगा, करवा लेंगे, पेपर पास हो जाएगा आपका। कल आप लोगों के पास आपके रजिस्टर क्लास में होने चाहिए स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, और कल हम डिस्कस करेंगे पहला टॉपिक टाइप्स ऑफ बिजनेस क्या होते हैं, कैपिटल क्या होता है, ये चीज़ हमने सारी यहाँ पे लेके चलनी है, ठीक है। कल मिलते हैं इंशाल्लाह विद आवर फर्स्ट लेक्चर।